सुमित्रा की 5 बहू थी। उसने बड़े ही शौक से अपने बेटों की शादी अच्छे घर की लड़कियों से करवाई थी। पर सुमित्रा बेचारी को क्या पता था कि उसकी 5 बहुएं एक नंबर की भुक्कड़ है, जो अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी 5 बहुओं को जबरदस्ती शाम को मंदिर ले जाती है, जहाँ कीर्तन भजन चल रहा होता है। माँ जी, हम घर कब चलेंगे? बहू, अभी मंदिर से आया मैं 5 मिनट भी नहीं हुए और तुझे घर जाने की पड़ी है। चुपचाप से बैठी रहे यहाँ, समझी? अच्छा माँ जी, पूजा पाठ खत्म होने के बाद खाने को कुछ मिलेगा क्या? हाँ, मेरी 5 भुक्कड़ बहुओं, मिलेगा ना तुम्हें खाने के लिए प्रसाद। वैसे माँ जी, कीर्तन और कितनी देर तक चलेगा? मुझसे ना भूखे बैठा नहीं जा रहा, बहुत जोर से भूख लग रही है। अब सुमित्रा के 5 बहुओं के पेट में गुड़गुड़ की आवाजें आने लगती है, जिसके बाद सुमित्रा भी समझ जाती है कि उसकी 5 भुक्कड़ बहू ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ तुम 5 ज्यादा देर तक अपनी भूख पर काबू नहीं कर सकती। तुम 5 को यहाँ इसीलिए लेकर आई ताकि तुम भी थोड़ा पूजा पाठ में लीन हो सको, पर तुम 5 का तो पूरा का पूरा ध्यान खाने पर है। तुम मेरी बेइज्जती करवा कर ही मानोगी। मेरी बेइज्जती हो, इससे अच्छा है कि तुम बहाना बनाकर भाग जाओ। सुमित्रा की 5 बहुएं उठकर जाने लगती है कि तभी उनको प्रसाद की खुशबू आती है और वो 5 अपनी जगह पर बैठ जाती है। अब क्या हुआ? जाती क्यों नहीं है? भूख मर गई क्या? माँ जी, भूख कभी मरी है क्या? अगर खाना ना मिले तो इंसान ही मर जाता है। और माँ जी, हमारे नाक में ना प्रसाद की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। भूख के मारे लालच तो और ही ज्यादा बढ़ गया है। अब तो प्रसाद खा कर ही जाएंगे हम। अब सुमित्रा की 5 लालची बहू बैठकर प्रसाद का इंतजार करने लगती है। कीर्तन खत्म होते ही जैसे ही उन 5 को प्रसाद मिलता है, वो 5 पलक झपकते ही प्रसाद चट कर जाती है और एक बार फिर से पंडित के पास जाकर प्रसाद मांगती है। पंडित जी, आपके मंदिर का प्रसाद तो सच में लाजवाब है। अब मैं यहीं पर आया करूंगी प्रसाद खाने के लिए, इसलिए जल्दी से थोड़ा सा प्रसाद और दे दीजिए ताकि उसे मैं रास्ते में खाते हुए जा सकूं। अरे नहीं नहीं पंडित जी, मेरी बहू बहुत मजाकिया है, इसकी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। ये तो बस अपने पति के लिए प्रसाद मांग रही थी। नहीं नहीं माँ जी, हम सच में अपने लिए ही प्रसाद मांग रहे हैं। कोमल पंडित के सामने सारा भांडा फोड़ देती है और तभी निशा की नजर पास में रखे प्रसाद पर पड़ती है, जिसके बाद सुमित्रा की 5 बहू प्रसाद पर टूट पड़ती है। अपनी बहुओं की हरकतें देखकर सुमित्रा खुद को शर्मिंदा महसूस करती है। मैं अपनी इन 5 भुक्कड़ बहुओं से परेशान हो चुकी हूँ। सुमित्रा बहन, अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी 5 बहू के भूख से छुटकारा पा सको तो इन्हें घर में कैद कर दो, या तो फिर खुला छोड़ दो ताकि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। माफ करना पंडित जी, मेरी बहुएं प्रसाद पर टूट पड़ी। दरअसल इन 5 को अपनी भूख पर काबू नहीं है। जानती हूँ, इन 5 की वजह से यहाँ खड़े ग्राहकों को उनका प्रसाद नहीं मिल सका। अब सुमित्रा पंडित और वहाँ खड़े सभी लोगों से माफी मांगकर अपनी 5 बहुओं को खींचकर घर ले जाती है और उन 5 को सजा सुनाती है। तुम 5 ने तो कसम खा रखी है मुझे शर्मिंदा करके मार डालोगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? भला आपको हम क्यों मारना चाहेंगे? हाँ माँ जी, हम आपको ऐसे क्यों मारेंगे? हमें आपको मारना ही होगा तो हम आपका गला ना दबा दें या फिर आपका मुंह, जब आप हमें खाने से रोकते हैं तब। तुम 5 ने मुझे परेशान कर दिया है। ना जाने कैसी भुक्कड़ बहुएं मेरे गले पड़ गई हैं, जो ठूस ठूस कर खाना खाती हैं। अरे अगर तुम लोगों के गले तक भी खाना आ जाए ना, फिर भी तुम खाने से मना नहीं करो। इसीलिए तुम्हारी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, वो भी कई बार। इसलिए अब तुम 5 की सजा ये है कि तुम 5 दिन तक कुछ नहीं खाओगी। जब 5 दिन तक खाने को नहीं मिलेगा ना, तब आएगी अकल ठिकाने। माँ जी, आप ये कैसी सास है? अपनी भोली भाली बहुओं को ऐसी सजा दे सकती हैं क्या आप? तुम जैसी मासूम प्यारी भोली बहुओं को खड़ूस सास मिलनी चाहिए थी ताकि वो तुम्हें सजा देकर सुधार सके। सुमित्रा अपनी 5 बहुओं को लाइन पर लाने के लिए उनका खाना पीना बंद कर देती है, पर इस बात से बेखबर सुमित्रा की 5 भुक्कड़ बहुएं सुमित्रा के सोते ही उसे उसके कमरे में बंद कर देती है और खुद होटल में खाने के लिए चली जाती है, जहां वो 5 ठूस ठूस कर खाना खाती है। मजा आ गया बाहर का खाना खाकर, वरना माँ जी तो हमें चिड़ियों का दाना देती हैं, थोड़ा थोड़ा। हमने बिल्कुल सही किया, माँ जी को उनके कमरे में बंद कर दिया। अगर वो खुली होती तो छोटे सांड की तरह हमारे पीछे आ जाती।
अरे तुम सब ना माँ जी का नाम लेकर खाने का स्वाद क्यों बिगाड़ने पे तुली हुई हो? खाने पे ध्यान दो ना। सुमित्रा की 5 बहुएं होटल में बैठकर अपना मन पसंदीदा खाना खा लेती है, पर उनके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते। और जब खाने की टेबल पर बिल आता है तो वो पांचों एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। क्या 5,000 का बिल? यानी हम पांचों को हजार रुपए भरना पड़ेगा। पर दीदी जल्दीबाजी के चक्कर में पैसे लेकर नहीं आई मैं। मेरे पास तो पैसे होते ही नहीं है। बहानेबाजी मत दो, क्योंकि आज भी हमारे पास पैसे नहीं है। हमारा चलता फिरता पैसा तो माँ जी थी और हम उन्हीं को बंद करके आ गए हैं। अब हम क्या करें? अब सुमित्रा की 5 बहुएं बुरी तरह से फंस जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उनके पास फोन भी नहीं था कि वो किसी को फोन कर सके। तभी वेटर उनकी टेबल के पास दोबारा आता है और उनसे कहता है, हाँ मैडम, सारी रात हमारे होटल में ही रहना है क्या? जल्दी से बिल पे करो और जाओ यहाँ से, मालिक का ऑर्डर आया है। हाँ भैया, इतना भड़कते क्यों हो? चलो बहनों। इतना बोलकर 5 बहुएं बिना बिल भरे वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर वेटर के साथ होटल का मालिक आ जाता है और वो उन पांचों को रोक लेता है। अरे मैडम, आप पांचों बिना पैसे दिए कहाँ जा रही हैं? बिल कौन भरेगा? अगर आप पांचों ने बिल नहीं भरा तो आपको हमारे होटल के बर्तन मांजने होंगे, क्योंकि आप 5 हैं तो आप पांचों को अलग अलग काम करना होगा। दीदी आप क्या करें, हमारे पास तो फोन भी नहीं है और ना ही हम किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हम घर से निकाल दिए जाएंगे। अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। मालिक की बात तो माननी पड़ेगी। मेरी बहनों, सोचो ये घर का काम है, अपना घर का काम समझकर ही ये काम कर लेते हैं। अब क्या था, अब 5 बहुएं मिलकर होटल के काम में लग जाती है। कोई बर्तन धोती है तो कोई पोछा लगाती है तो कोई होटल की साफ सफाई करती है। इस तरह से पूरी रात बीत जाती है और 5 बहू थकी हारी घर आती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास मजे से खाना खा रही है। माँ जी, हमने तो आपको कमरे में बंद कर दिया था, फिर आप कमरे से बाहर कैसे आए और खाना कैसे खा रही हैं? ठीक वैसे ही जैसे तुम पांचों ने पूरी रात होटल में बैठकर खाने के साथ सफाई की थी। माँ जी आपको कैसे पता ये सब? मैं सब जानती हूँ बहू, क्योंकि तुम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और मैंने किचन में ताला लगा रखा था, इसीलिए तुम पांचों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और खुद होटल में खाने चली गई बिना पैसे लिए। मैं तो खिड़की के जरिए बाहर आ गई और जब तुम पांचों को ढूंढने के लिए गई तो मैंने देखा कि तुम पांचों होटल की सफाई कर रही हो, क्योंकि तुम पांचों ने खाने का बिल नहीं भरा था। इसीलिए मैंने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया ताकि तुम्हें अकल आ सके। माँ जी, हमें ना अक्ल आ चुकी है और हम ना अब से अपनी भूख पे काबू रखेंगे। ऐसी गलती ना दोबारा नहीं करेंगे। अब सुमित्रा की 5 बहुओं की आंखें खुल चुकी थी, इसलिए वो 5 सब्र के साथ खाना खाती है और फिर कभी ऐसी गलती नहीं होने देती। ये कहानी है शर्मा निवास की। बबीता शर्मा अपनी बहू पीहू शर्मा और बेटा अनिकेत के साथ रहा करती थी। बबीता, जो कि आए दिन घर में कीर्तन पूजा पाठ किया करती थी, हमेशा राम नाम जपा करती थी, जिससे हर कोई उसे सिंगर कहता था। ऐसे ही एक दिन बबीता अपने घर में फिर से कीर्तन करवाने का सोचती है और अपनी बहू पीहू से कहती है, अरे बहू, 2 दिन बाद घर में कीर्तन है, कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। बहुत सारा खाना भी बनाना पड़ेगा तुझे, और इस बार ना बहू, तुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। माँ जी आप ही बताओ ना, आप महीने में 67 कीर्तन तो करवा ही लेती हैं और मैं ना अकेले इतना सारा काम करके थक जाती हूँ, कोई मदद करने वाला भी नहीं है मेरी। हाँ बहू, इतना तो करना ही पड़ता है ना ससुराल में, और अगर तुझसे घर के कामकाज नहीं होंगे तो तू क्या करेगी? देख, मैं ना अपने जमाने में गायिका थी और मुझे ये कीर्तन भजन करने का बहुत शौक था और अभी तक चल ही रहा है ये सब, और जब तक जीऊंगी ना तब तक करती रहूंगी मैं। तो घर में एक नौकर रख लेते हैं ना, कम से कम रसोई का काम मैं देख लूंगी और वो जो नौकर होगा वो बाहर का काम कर लेगा। मैं अकेले घर और बाहर दोनों के काम करके थक जाती हूँ। नौकर तो रख लेंगे, लेकिन उनको पैसे कौन देगा? इसीलिए जितना बोला जाए उतना ही किया कर, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। पीहू गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ कैसे घर में मेरी शादी कर दी है आपने? ये बुढ़िया दिन भर कीर्तन भजन करती रहती है, सुबह सुबह उठकर ऐसे भजन करती है जैसे खुद को लता मंगेशकर समझती है।
महीने में न जाने कितने कीर्तन करती रहती है। पूजा पाठ करके घर की साफ सफाई करो और फिर भगवान से फल मांगेंगे। अरे बेटा, अब क्या कर सकते हैं, सबका नेचर एक जैसा थोड़ी होता है। अब वो तेरी सास है, कैसी भी है, तुझे उससे ही बना के रखनी है। बाकी लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी सी तकलीफ उठा ले। हाँ हाँ, अब तो बस मेरी सास का ही साथ देती हैं आप, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है खुद की लाइफ में। बेटा ऐसा नहीं है, ससुराल में ना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अगर तेरी सास को भजन करना, गाना गाना और कीर्तन करना ये सब अच्छा लगता है तो तू अपनी सास का थोड़ा सा साथ दे दे। कम से कम वो भी खुश रहेगी कि मेरी बहू मेरा हमेशा ख्याल रखती है, और ससुराल में तेरा मान सम्मान भी बना रहेगा। साथ ही साथ तेरी सास भी तुझे प्यार करने लगेगी। आप तो रहने दो, मैं खुद ही जुगाड़ लगा लूंगी। कुछ परेशान हो गई हूँ बहुत ज्यादा इनसे, सुबह सुबह इतनी जोर से शंख बजाती है, ऐसा लगता है एक दिन मैं बहरी हो जाऊंगी। अरे ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चे, तू जा, कीर्तन है ना तेरे घर में, जाके साफ सफाई कर ले अच्छे से। ऐसे ही अगले दिन कीर्तन शुरू हो जाता है। पीहू का काम करके बुरा हाल हो जाता है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन बबीता पीहू को आवाज लगाती है। बबीता बहुत देर से पीहू को आवाज लगाती है, लेकिन पीहू को अपनी सास की आवाज नहीं आती। तभी बबीता गुस्से में पीहू के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बहरी हो गई है क्या? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुझे तो समझ में नहीं आती मेरी बात। मुझे ना भूख लग रही है, खाना मिलेगा आज या नहीं मिलेगा? अरे पीहू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? अरे बहरी हो गई है क्या ससुराल की जिम्मेदारी उठाते उठाते, या फिर तेरी हालत खराब हो चुकी है? क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? हे भगवान, मैं बोल रही हूँ कि मुझे खाना चाहिए, खाना। अरे सासू माँ, आपको पता है ना मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता। आपको गाना गाना आता तो आप कहिए ना, मुझे गाना वाना नहीं आता। मुझे भूख लग रही है बहू। भूत? आज के समय में भूत होता है क्या? माँ जी, आप ना हद करते हो, लगता है कोई डरावनी मूवी देख लिया आपने, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे मानो तू बहरी हो चुकी है। जो मैं कह रही हूँ उसका उल्टा जवाब दे रही है मुझे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहती है मुझसे? और ये गाना वाना मुझे नहीं आता, आप अकेले ही गाओ। बेचारी बबीता पीहू को समझाते समझाते थक जाती है और वह अकेले किचन में जाकर खुद खाना निकाल कर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन फिर से बबीता किसी काम को लेकर पीहू को आवाज लगाती है और उससे कहती है, अरे बहू, मुझे ना चाय पीनी है, जरा मेरे लिए चाय बना दे एक कप। अरे माँ जी, आपको कहाँ गाय नजर आ रही है? अरे बहरी, चाय बोला है, चाय, गाय नहीं। माँ जी, मेरे पास ना बहुत काम है, आप मुझे ना फालतू में परेशान मत करो। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। पीहू को अब सुनाई देना बंद हो जाता है। बबीता उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसकी कुछ जांच करते हैं और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी पीहू को सुनाई नहीं देता। बबीता पीहू के बहरे होने का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। मेरी बहू ना, लगता है कि मेरी वजह से बहरी हो गई है। दिन रात मैं शंख बजाती थी, रात दिन मैं भक्ति करती रहती थी। शायद मेरी बहू के कान के पर्दे फट गए हैं, वो भी मेरी वजह से। अब मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। अनिकेत भी बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन अनिकेत अपनी माँ बबीता से कहता है, माँ, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल, क्या बात है? वो माँ, मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और माँ, वैसे भी पीहू बहरी हो चुकी है, अब वो हमारे घर के लायक है ही नहीं, इसलिए मैं आपको ना उस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं उससे शादी कर लूँ और इस घर में उसे बहू बनाकर ले आऊँ। अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अगर बहू को पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। माँ, उसे पता ही नहीं चलेगा, वैसे भी वो बहरी हो गई है, उसे सुनाई नहीं देगा कि हम आपस में क्या बात कर रहे हैं। और आपकी जो दूसरी बहू होगी वो एक रिश्तेदार की तरह घर में रहेगी और ऐसा पीहू को हम बताएंगे। बाकी वो मेरी पत्नी। लेकिन एक बार सोच ले, कहीं पीहू को पता ना लग जाए। अरे माँ, पीहू को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पीहू अनिकेत और बबीता की सारी बातें सुन रही थी। दरअसल पीहू बहरे होने का नाटक कर रही थी। वो अपनी सास की हरकतों से परेशान हो गई थी, इसलिए उसने बहरे होने का नाटक किया। जब ये बात पीहू को पता चलती है कि अनिकेत के जीवन में कोई और लड़की है, तब पीहू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो तुरंत अनिकेत और बबीता के पास जाती है और कहती है,
ये सब क्या है निकेत? आप मेरे होते हुए किसी और लड़के से शादी करना चाहते हैं? शर्म नहीं आ रही आपको ये सब करते हुए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ? देखो, मुझे अब बहरा मत समझो। मैंने अपने इन्हीं दोनों कानों से सुना है कि आपने खुद माँ से ये बात बोली है कि आपको किसी और लड़की से प्यार हो गया और आप उससे शादी करना चाहते हैं। इसका मतलब कि तुम्हें सुनाई देता है? तुम सुन सकती हो? हाँ, मुझे सब सुनाई देता है। बस बहरे होने का नाटक किया था और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन आप मेरे होते हुए किसी और से शादी क्यों करेंगे? ये तो मेरा एक नाटक था, क्योंकि घर में क्या हो रहा है मुझे सब पता है। माँ जब भी तुम्हें कोई काम के लिए कहती थी तब तुम बहरी बन जाती हो, और जब रात को हम दोनों कमरे में होते हैं तब तुम्हें मेरी सारी बातें सुनाई देती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, और फिर मैंने तुम्हें एक दिन पकड़ा कि तुम फोन पर अपनी माँ से बात कर रही हो, और तुम बहरी हो तो फोन पर बात कैसे कर रही हो। इसलिए ये सब ड्रामा किया मैंने, ताकि तुम खुद ये बात सबके सामने स्वीकार कर लो कि तुम झूठ बोल रही हो। सच पकड़े जाने के बाद पीहू को खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और उनसे वादा करती है कि वो फिर कभी भविष्य में ऐसा झूठ नहीं बोलेगी। आंचल अपनी सास सुमित्रा के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी, तो वहीं घर की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आंचल के पति दीपक को शहर जाना पड़ता था। आंचल, मैं हर महीने शहर से पैसे भिजवाता रहूंगा, और अगर कभी मौका मिला तो तुमसे और माँ से मिलने भी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और समय समय पर खाना खाते रहना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम बस घर में अपना और माँ का ख्याल रखना। आई मिस यू टू। अरे बेटा, अब तू बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? लेट हो रहा है, जा, ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। हाँ माँ, जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद दीपक शहर के लिए चला जाता है। दीपक के जाने के बाद आंचल को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसका मन घबराने लगता है। माँ जी, पता नहीं क्यों जब से दीपक जी शहर गए मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। भगवान सब ठीक रखना। अरे बहू, दीपक कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, तो बेकार ही डरती है। वैसे भी अपने गांव से दीपक कोई अकेला शहर थोड़ी गया है गांव करने, उसके साथ और भी तो लोग गए हैं और शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। तू फिक्र मत कर। आप शायद बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इस तरह से आंचल सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और हर महीने दीपक अपने घर वालों के लिए खर्चा भेजता है। ऐसे ही एक दिन, दीपक जी, आपको 6 महीने हो गए, आपसे मिलना तो दूर की बात है, समय पर आप फोन भी नहीं करते। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले माँ जी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। आंचल, मैं काम में इतना बिजी होता हूँ कि फोन करने का समय ही नहीं मिलता, और वैसे भी मालिक छुट्टी नहीं दे रहा जो गाँव आ सकूं। वैसे अब माँ की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, पर अब वो आपको याद करती है। कुछ भी करके कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक बार गांव तो आ जाओ। यहाँ पर सब मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। गांव वाले पूछते हैं तो पूछने दो। पैसा ज्यादा जरूरी है या मेरा गांव आना? अच्छा, मैं रखता हूँ, बहुत काम है। इस तरह से दीपक बिना अपनी माँ से बात किए फोन रख देता है और समय यूं ही बीतता जाता है। और समय के साथ धीरे धीरे दीपक पैसे भिजवाना भी बंद कर देता है। पता नहीं शहर में मेरा बेटा कैसे रह रहा है, क्या हुआ उसके साथ। कुछ महीनों से तो उसने पैसे भी नहीं भेजे। अरे पैसे की तो छोड़ो, फोन भी नहीं करता, और अगर हम फोन की बात करें तो फोन नहीं उठाता। बहू, तो एक बार फिर से फोन करके देखना, क्या पता इस बार फोन उठा ले। सुमित्रा के बार बार कहने पर एक बार फिर आंचल दीपक को फोन लगाती है, पर इस बार भी दीपक आंचल के किसी भी फोन का कोई जवाब नहीं देता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, आज मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मैं एक बार दीपक जी को फोन करके देखती हूँ, क्या पता आज वो मेरा फोन उठा ले। इतना बोलकर आंचल एक बार फिर से दीपक को फोन करती है, पर इस बार दीपक का फोन कोई इमली नाम की औरत उठाती है। हेलो, कौन? किससे बात करनी है? मुझे दीपक से बात करनी है। और तुम कौन हो? मेरा पति का फोन तुम्हारे पास कैसे? क्योंकि मैं दीपक की दूसरी पत्नी बोल रही हूँ और इस समय दीपक मेरी बाहों में है और वो तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो कृपया करके फोन रखो। इतना बोलकर इमली फोन रख देती है, पर जैसे ही आंचल को ये पता चलता है कि उसके पति ने शहर में दूसरी शादी कर ली है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये बात आंचल रोती हुई अपनी सास को बताती है। माँ जी, मैं कहती थी ना आपको कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उन्हें शहर मत जाने दो। देखो, उन्होंने शहर में दूसरी शादी कर ली।
नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता बहू। तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी तो फिर से फोन कर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई माँ जी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरे सौतन ले आए, और सौतन ऐसे वैसे नहीं, एक नंबर की बेशरम है। बताओ, फोन पर मुझसे इस तरह से बातें कर रही थी। जहाँ एक तरफ आंचल का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं दूसरी ओर दीपक के शहर में नौकरी जा चुकी थी। अब उसके पास रहने और खाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए दीपक अपनी दूसरी बीवी इमली के साथ गांव आता है, जहां आंचल अपनी शहर से आई बेशरम सौतन को देख दीपक से कहती है, अरे ये औरत तो है ही बेशरम, जो गांव में इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आ गई, और घर में भी। देखो इस बेशरम को कैसे आपसे लिपट कर खड़ी है। मैं पूछती हूँ, आपकी शर्म कहाँ गई जो आपने मेरे होते हुए मेरे लिए बेशरम सौतन शहर से लेकर आ गए आप। आंचल, मैं अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, और अब चाहे ये शर्मीली हो या बेशर्म, ये अब तुम्हारी सौतन है, और अब इमली इसी घर में हमारे साथ रहेगी। इतना बोलकर दीपक इमली के साथ घर में चला जाता है। अब इमली आंचल को झलाने के लिए जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर दीपक के आसपास रहती है। दीपक, सच में तुम्हारी गांव वाली बीवी ना एक नंबर की दिहातन है। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गई और तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, वरना तुम्हें जिंदगी जीने का असली मजा तो मिलता ही नहीं। तुम जैसा कूल बंदा कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। जानता हूँ बेबी, तभी तो शहर में तुम्हें देखते ही खो गया। राम राम, कैसी बेशरम औरत है जो हम लोग के सामने दीपक जी को ऐसे पकड़ रही है। इसमें शर्म कैसी? मैं अपने पति के साथ हूँ, और इसमें मेरी तो गलती है ही नहीं, क्योंकि दीपक तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इमली आंचल को भला बुरा बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है, और इमली की ऐसी बेशर्मी देखकर उसे डांटते हुए उससे कहती है, देख लड़की, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती, और तुझे अपनी बेशर्मी दिखाने का अगर इतना ही शौक है तो तू शहर में जाकर दिखाना। ये गांव है गांव, यहाँ तेरी बेशर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सासू माँ, आप जिसे बेशर्मी कह रही हो वो दरअसल रोमांस है। रोमांस हो या बेशर्मी, ये सब कुछ तुम अगर अपने कमरे में करो तो ज्यादा अच्छा होगा। माँ, तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। बेबी, हम अपने रूम में चलते हैं। इस तरह से दीपक इमली को कमरे में ले जाता है। समय यूं ही बीतता जाता है और इमली बेशर्मी की सारी हदें पार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन गांव के कुछ लोग सुमित्रा के घर उससे मिलने आए होते हैं, और तभी इमली टॉवल लपेटकर गांव वालों के सामने आ जाती है और दीपक को किस करती है। ये देखकर सुमित्रा गुस्से से तिलमिला उठती है। बस बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशर्मी की भी हद होती है। तभी तो मैं आपसे कहती थी, माँ जी मत जाने दो दीपक जी को शहर। देखो शहर जाकर क्या ले आए हैं मेरे लिए। अगर तुम सास बहू को इतनी ही ज्यादा तकलीफ है ना मुझसे, तो निकल क्यों नहीं जाती तुम दोनों इस घर से? तू हमें हमारे घर से निकालने की बात कर रही है, और बेटा तू किस पत्थर का बना है? आखिर कौन सी पट्टी इस बेशरम औरत ने तेरी आंखों पर बांध दी जो तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? देख दीपक, अगर मेरी बहू की बेशरम सौतन इस घर में रहेगी तो मैं और मेरी बहू इस घर में नहीं रहेंगे, समझा तू? अब सोच ले, तुझे माँ चाहिए या दूसरी बीवी? डार्लिंग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना अच्छा ऑप्शन दिया है। जल्दी इन्हें अपना जवाब दो और मैं इनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देती हूँ। माँ, गलती मैंने करी है तो सजा आप क्यों भुगतेंगी? अब मैं आंचल से प्यार नहीं करता और मैं इमली के बिना रह नहीं सकता। अब चाहे इमली बेशर्म हो या शर्मीली, मैं अपनी इमली को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पर मुझे अपनी गलती का भी अफसोस है। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर देना। अब दीपक अपनी दूसरी बीवी को लेकर शहर वापस चला जाता है, तो वहीं दूसरी ओर आंचल भी अपनी सास के साथ गांव में रहकर एक छोटी सी नौकरी करती है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है।